नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। तो भारत समाचार की टीम अभी आई है मढ़ौरा में। आम आदमी पार्टी के जोनल प्रभारी सुशील सिंह जी आए हुए हैं। सुशील सिंह जी से हम समझेंगे कि आपकी पार्टी की रणनीति क्या है और कैसे आपकी पार्टी यहाँ बिहार में मजबूत होगी, जहाँ राजद, जदयू और भाजपा की जड़ें इतनी गहरी बैठ गई हैं। उस जगह पे आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे मीटिंग में आए और हमारे बैठक की सूचना मिलते ही आपने हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, पार्टियां काफ़ी दिन से बिहार में हैं। एक किसी भी पार्टी का जब हम नाम लेते हैं तो पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी हो जाती है, किसी धर्म विशेष की हो जाती है। जितनी जातियाँ उतनी पार्टियाँ, जितना धर्म उतनी पार्टियाँ। लेकिन अभी जो बिहार में सरकार है, पिछले 5 सालों से जो रन कर रही है अलग अलग पार्टियों के साथ मिलके, उन्होंने एक सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण में जातीय जनगणना कराया, जातीय जनगणना के साथ उन्होंने शैक्षणिक जनगणना कराया, शिक्षा का जनगणना हुआ है शैक्षणिक स्तर पे। बिहार की कितनी बड़ी विडंबना है कि बिहार जहाँ गौतम बुद्ध कुशीनगर में पैदा होते हैं, गया में आते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो भगवान बन के चले जाते हैं। वैशाली में महावीर जैन मुनि पैदा होते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह पटना में पैदा होते हैं और सिखों के भगवान बन जाते हैं। जिस राम की हम बात करते हैं आज के डेट में, आधुनिक युग में, वो राम जब सबसे पहले बक्सर में आते हैं तो लोग जानते हैं तारका के वध के बाद कि भगवान उत्पन्न हो गए हैं। और जब छपरा के गोदना सेवरिया में जाते हैं और अहिल्या का तरण करते हैं तो ये 100% सिद्ध हो जाता है कि यही भगवान है। उनके चरण के धूल से एक पत्थर जो है वो नारी बन जाती है। मैं इस सारी बातों को इसलिए गिना रहा हूं कि शिक्षा का केंद्र रहा है बिहार। लेकिन मुझे तो बड़ा ही ग्लानि महसूस हुआ कि बिहार सरकार ने मतलब बेशर्मी के साथ 19 साल, चाहे वो आरजेडी के साथ सत्ता में हो चाहे बीजेपी के साथ सत्ता में हो, 19 साल तक सरकार चलाने के बाद यहाँ पूरे आबादी के मात्र 7% लोगों को ग्रेजुएट कर पाई है। मुझे लगता है कि अगर आज से 20 साल पहले का आंकड़ा देखा जाए तो कोई ऐसा गांव नहीं था। हो सकता था कि अनपढ़ों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ग्रेजुएटों की संख्या 30 से 40% तक थी हर एक गांव में। और आज ग्रेजुएट लोगों की जनसंख्या घट के कितनी आ गई? 7% आ गई। एक तरफ नीतीश बाबू कहते हैं कि बच्चियों को मैं साइकिल दूंगा, अगर ग्रेजुएट हो जाएगी तो मैं उनको पैसा दूंगा। मैं एक छोटा सा मनिंदर जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और यहाँ पे सारे लोग हैं, जरा आप दिमाग दौड़ाइए। छपरा के अंदर 20 प्रखंड है, मढ़ौरा के अंदर भी 2 प्रखंड लगता है। एक मुझे डिग्री कॉलेज बताइए यहाँ पर जो सरकार ने पिछले 20 साल में स्थापित किया हो। जिस प्रखंड के अंदर, और जब कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से लेके आएंगे कि आप पैसा देंगे? मैं उसी बात पे लेके आ रहा हूं कि जिस मढ़ौरा विधानसभा के अंदर पिछले 76 सालों से यहाँ के लोग विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं और सारी पार्टियां, देश की तमाम पार्टियां बारी बारी से यहाँ सत्ता का सुख भोग चुकी हैं, और उन्होंने यहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं कर पाते हैं वो लोग, और बेशर्मी से कहते हैं कि यहाँ के लोग पलायन कर जाता है। अरे जब हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रदेश में जाना पड़ेगा, दवाई के लिए प्रदेश में जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए प्रदेश में जाना पड़ेगा, तो इस राज्य का विकास होगा कैसे? अगर बेटा पढ़ लिख जाता, बेटी पढ़ लिख जाती तो इस समाज का विकास हो जाता। किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के, किसी भी परिवार का आर्थिक स्थिति तभी सुधरता है जब उसके घर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ जाती है। शिक्षा सवाल पैदा करती है और शायद राजनीतिक पार्टियां सवाल सुनना पसंद नहीं करती है। आप शिक्षा पर बात करते हैं, आपकी पार्टी मैं भी देखता रहता हूं, तो आपकी पार्टी शिक्षा पे बात करती है, स्वास्थ्य पे बात करती है। आपको क्या लगता है कि वो कार्ड बिहार में चल जाएगा? देखिए, अगर यदि हमको भूख लगी है तो सबसे पहले जरूरत क्या चीज की है? अनाज की ना, भोजन की जरूरत है। तो यहाँ के लोगों की भूख है, लेकिन अब बात रह गई कि उनको भूख का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी वो तमाशा देख रहे हैं। जिस दिन वो तमाशा देख के हटेगा ना, तब उसको पता लगा, अरे मुझको तो भूख लगा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, तो फटाफट खाने के विषय में सोचेगा। और खाना अगर घर में नहीं होगा तो खाने का जुगाड़ भी करेगा।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो जो लोग तमाशा देख रहे हैं उनको जागरूक करना, जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि आप लोग संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत है, अभी तो मेन चीज है कि मैं जनता को पहले जो तमाशा देख रहे हैं उनके बीच में जाके बात करूं कि आप तमाशा मत देखिए, आप पहले अपने लिए भोजन की व्यवस्था करिए। आपको जो जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, आपको स्वास्थ्य की जरूरत है, आप मुझे बताइए ना, मढ़ौरा विधानसभा के अंदर, मढ़ौरा प्रखंड के अंदर एक मुझे अस्पताल बता दीजिए जहां किसी का हार्निया का ऑपरेशन हो जाता हो, हड्डी टूट जाए तो ऑपरेशन हो जाए। आप मुझे बताइए कि अगर यदि इसी रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हम उसको उठा के मढ़ौरा ले जाते हैं और जांच करने के बाद क्या करेगा, वो कहेगा कि इसको रेफर कर देगा, चले जाइए छपरा सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल सदर में। इसका नाम ही रेफरल अस्पताल है। अब आप सोचिए, ए रेफर अस्पताल ने वहां पर रेफर किया, उस रेफर अस्पताल ने पटना रेफर किया, ये सारे प्रक्रिया में यदि 6-7 घंटा लगता है तो एक एक्सीडेंट वाला आदमी 6-7 घंटा, जिसका खून बह रहा हो, जिसको दवाई ना मिले, सुई ना मिले, बंडेज का इंतजाम ना हो, तो आदमी मरेगा ही ना। तो जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हो, जहां 1% टेक्निकल डिग्री वाले लोग हो, उस राज्य का कैसे विकास होगा? अगर मैं फिर और थोड़ा सा खोल के कह दूं आपको कि अगर कुछ जाति विशेष को छोड़ दिया जाए तो किसी किसी जाति में 1% भी लोग ग्रेजुएट नहीं है। अच्छा चलिए, ये शिक्षा पे बात आप दिल्ली में करते हैं, अच्छा लगता है, यहाँ भी करते हैं, अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती है, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व के आधे से ज्यादा मंत्री और केजरीवाल पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनको वो जेल जा रहे हैं शराब घोटाले में। आप शराब घोटाले पे बात नहीं करते हैं, क्या बात है? देखिए, मेन मुद्दा शराब घोटाला नहीं है। दिल्ली में 14 में जब मोदी जी चुनाव जीते, मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल देश के इकलौते नेता है जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे बनारस से, और उनके पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया था कि 2 लाख वोट हमको लेना है। 2,10,000 हमें मिला, हम टारगेट से ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन मोदी जी को ज्यादा वोट मिल गया, वो जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद जब वो दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली की जनता, जब मोदी जी पीक पे होते हैं तो पूरे देश में जीतते जा रहे हैं, और दिल्ली में जाके 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाती है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने मोदी के अश्वमेध का घोड़ा रोक दिया था? बिल्कुल रोक दिया था, और वो एक बार नहीं रोका। 2020 में जब चुनाव हुआ तो 20 में पुनः उन्होंने एनआरसी, सीएए, पता नहीं क्या क्या, यहाँ बटन दबाओगे तो शाहीन बाग में करंट लगेगा, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधे बातें बोली, फिर भी दिल्ली की जनता ने 70 में से 62 सीटें दे दी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अगर काम नहीं किया हूं पिछले 5 साल में तो मुझे वोट मत दीजिए, फिर भी दिल्ली की जनता ने वोट दिया। और आगे थोड़ा सा बढ़िए, दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत गई, ऐसी जीती कि 117 में से 92 सीट जीत गई। इसके बाद हमारे मंत्री जो है सत्येंद्र जैन को हिमाचल का प्रभारी बनाया जाता है। हिमाचल का प्रभारी बनाया जाता है तो बीजेपी को लगता है कि हिमाचल तो हम जीत जाएंगे, और अगर यदि आम आदमी पार्टी वहां चली गई तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। हिमाचल में हम चुनाव हार गए। इसके बाद गुजरात में चुनाव हो गया। गुजरात में चुनाव हो गया तो मनीष सिसोदिया ने जाकर हर एक विधानसभा में वहां स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया कि देखिए आप 28 साल से शासन में है, आपका स्कूल ठीक नहीं है, आपका अस्पताल ठीक नहीं है। तो मोदी जी को अफरा तफरी में एक टेंट में स्कूल बनवाना पड़ा, और इस स्कूल को बताया कि ये हमारा मॉडल है। 28 साल में वो एक स्कूल नहीं बनवा पाए थे। और आप भी जानते हैं और जनता देश की जानती है कि दिल्ली के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी आए थे और आगरा में ताजमहल देखने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ताजमहल भी देखी और दिल्ली का सरकारी स्कूल भी देखने गई थी, दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल। इसका मतलब कि 7-8 साल में एक सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है कि उसने वहां पर कर दिया। एक कहानी। दूसरी कहानी ये थी कि मनीष सिसोदिया ने पिछले 1 साल पहले 62 ऐसे स्कूलों की स्थापना की है दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है SOAC, स्कूल ऑफ सुपर एक्सीलेंस, जिसमें 9वीं क्लास से 12वीं तक बच्चों को सीए की तैयारी, नीट की तैयारी, IIT की तैयारी, MBA की तैयारी। सुशील जी ये सब तो बातें लोग टीवी के माध्यम से जानते हैं। हम आपसे आपकी बात जानना चाहते हैं। मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ। आप ही के बात पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं पूरा बात कर लेने दीजिए। मनीष सिसोदिया को इसलिए डाला गया कि गरीब का बेटा इंजीनियर डॉक्टर ना बन जाए। तो दिल्ली के अंदर इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है तो देश में जाएगा ना लहर जी। गुजरात के लोगों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, शिक्षा की बात होने लगी। जिस राज्य में कभी शिक्षा की बात नहीं होती थी उस गुजरात में शिक्षा की बात होने लगी। और जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो 43 लाख वोट देते हैं लोग। गुजरात के 43 लाख लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। हम बेशक 5 सीट जीतते हैं लेकिन 38 सीटों पर हम सेकंड रहते हैं। दिल्ली के नगर निगम में चुनाव हार जाते हैं। ये पहले बार हुआ है दिल्ली के इतिहास में कि जिसका विधानसभा में सरकार है उसका निगम में भी सरकार बन गया है। तो जब कहीं से जीत नहीं पाए मोदी जी तो चाह रहे हैं कि बोलने वाले आवाज को जेल में डाल दिया जाए। संजय सिंह की आपने बात कही,
संजय सिंह जेल को क्यों- जेल 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 हो गया, सब लोग जेल चले गए, जेल गए, अदालत से बेल नहीं मिल पा रहा मैं है। उसी पे आ रहा हूं ना कि जो एक कानून बनाया गया ईडी का, ईडी ने एक कानून बनाया है, उस कानून मतलब मोदी सरकार ने बनाया था, पीएलएमएल करके एक कानून है, जिस कानून के तहत आतंकवाद में पैसा कहीं ना ट्रांसफर हो, इसके लिए कानून बनाया गया था। विदेश में पैसा ट्रांसफर ना हो, इसके लिए कानून बनाया गया था। और उसमें प्रावधान है कि अगर किसी आदमी को आपने जेल में डाल दिया तो 2 साल तक उसमें बेल नहीं मिलेगा। 2 साल तक, अगर वो चाहे चोर है चाहे नहीं है, उसने घोटाला किया कि नहीं किया, लेकिन 2 साल तक उसको बेल नहीं मिल सकता है। ये बात मान के चलिए। तो 2 साल तक अगर बेल नहीं मिलेगा तो 2 साल से पहले ना मनीष सिसोदिया बाहर आने वाले हैं, ना संजय सिंह बाहर आने वाले हैं, ना जो विपक्ष के नेता जेल जा रहे हो 2 साल से पहले आएंगे। तो थोड़ा कड़े सवाल पूछ लेता हूं कि आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने कसम खाया था, बच्चों की सौगंध खाई थी कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में एक मजबूत पार्टिसिपेट आम आदमी पार्टी की है और इंडिया गठबंधन में आप लोग उम्मीद खोज रहे हैं। देखिए, जनता से हमने ये जरूर कहा था कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जनता से हमने ये भी कहा था कि हमको बिजली का बिल आपका मुफ्त करना है, हमको पानी का बिल मुफ्त करना है, आपको इलाज देना है, आपको रोजगार देना है, आपके महिलाओं को सुरक्षा देना है, उनके खाते में 1000 रुपया देना है, ये भी तो हमने वादा किया था। तो जो जनता, क्योंकि जनता तो ज्यादा हो गया ना, जनता ज्यादा संख्या में हमको वोट दी विश्वास पर, तो अगर यदि उसके विश्वास पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हमारा ईमान काम करेगा क्या? तो हम अपना ईमान इसलिए अभी डमाडोल कर रहे हैं कि हम जनता की भलाई की बात करते हैं। आप छोटा सा एक बात करता हूं, एक फिल्म आई थी रोटी, रोटी के फिल्म का एक डायलॉग है कि एक व्यापारी जाता है मुख्यमंत्री राजेश खन्ना जी के पास और कहता है कि रोटी का कीमत 1 रुपया हो गया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए क्योंकि हमको घाटा लग रहा है। तो राजेश खन्ना जी कहते हैं कि कितना बढ़ाया जाए? वो तो कहता है 50 पैसा बढ़ा दीजिए। वो कहते हैं बेवकूफ, 50 पैसा नहीं, रोटी का कीमत 5 रुपया होना चाहिए। व्यापारी परेशान है कि मैं 50 पैसा बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं 5 रुपया किया जाए। वो बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे, जैसे ही 5 रुपया रोटी का कीमत होगा वैसे ही जनता हमारे दरवाजे पे आएगी, और सड़क पे जब आएगी तो मैं 2 रुपया रोटी का रेट घटा दूंगा, जनता ताली पीटेगी कि हमारा नेता बहुत बढ़िया है, 5 रुपए का रोटी उसने 3 रुपया कर दिया, 1 रुपया तुम अपने खाते में डालना, 1 रुपया मेरे खाते में डालना, और 1 रुपया रोटी का कीमत। 1 रुपया से मैं दिल्ली में ऑफिस बनाऊंगा, पटना में ऑफिस बनाऊंगा, छपरा में ऑफिस बनाऊंगा, मरौड़ा में ऑफिस बनाऊंगा, और 1 रुपया से तुम प्लेन खरीद लेना, और जब चुनाव आएगा तो मैं जनता को संबोधित करने उसी प्लेन से जाऊंगा। आप बात अडानी की कर रहे हैं। अडानी की कर रहा हूं मैं, आपके सामने है। आज मोदी जी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो किसके हेलीकॉप्टर से घूमते हैं? अडानी के हेलीकॉप्टर से घूमते हैं ना। और अडानी जी क्या बनाते हैं? गैस सिलेंडर, गैस बेचते हैं अडानी जी। 400 रुपए का गैस आज 1250 का हो गया, और जब चुनाव आया तो 1150 का हो गया, फिर जैसे चुनाव खत्म होगा 2800 का हो जाएगा। यही है ना जी। बिजली कौन बनाता है? अडानी तो बनाते हैं बिजली। एयरपोर्ट उनका, पोर्ट उनका, इंडस्ट्री उनका, शेयर उनका। अगर सब चीजों ले रहे हैं तो वही तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। अडानी जी तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। देश में अगर कोई भी सरकारी संगठन बिकता है तो सिर्फ अडानी जी खरीदते हैं। क्यों अडानी जी खरीदते हैं जी? देश में बहुत सारे व्यापारी है, अडानी जी ही क्यों खरीदते हैं? इसका मतलब कि मोदी और अडानी मिलकर देश को लूट रहे हैं, देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, चाहे संजय सिंह आवाज उठा रहे हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता जो आवाज उठा रहे हो, उन सारे को जेल में डाल देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों नहीं उन्होंने जेल में डाला? उन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं जेल में डाला? उन्होंने तो वहां विपक्ष का नेता बना दिया। उन्होंने अजीत पवार को क्यों नहीं जेल में डाला? अजीत पवार को तो वहां उप मुख्यमंत्री बना दिया। देश का जो भ्रष्ट आदमी है, मोदी जी को भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है। मोदी जी को दिक्कत सिर्फ इससे है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो हमारे पार्टी में रहे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, चाहे हमारे सत्येंद्र जैन हो, उन पर प्रेशर डाला गया कि अब 30 विधायक लेके आ जाओ, 20 विधायक लेके आ जाओ, दिल्ली में तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हमारे नेता नहीं झुके तो जेल में चले गए। कल की घटना आपने देखी होगी, तो हेमंत सोरेन है नहीं झुके तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है कि देश के अगले जो बिहार के विपक्ष के नेता है, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जिन्होंने कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया, उनको जेल में डाल देंगे। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दें। मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बोलने में इन लोगों की कोई शानी नहीं है, अच्छा बोलते हैं और बेहतर बोलते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इन बातों को यहीं विराम देते हैं। और आपने सुना कि कैसे इन्होंने जो बातें कही उसका विचार आपको करना है। आप बताएंगे ये सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।